अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी इसलिए आ गया, कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसको कवर करने थे और साथ साथ आज जूम मीटिंग भी है। टर्की बुर्सारी स्कॉलरशिप्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखा जाता है और साथ साथ प्रपोजल के जो 7 क्वेश्चन है उसको कैसे एड्रेस करना है। तो मीटिंग रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर कर दिया आपने निशान भाई? हाँ, मैंने मेंशन किया था। नजर आ गया आपको? यस यस। अच्छा चलो हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करने लगे हैं दोबारा से। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गई थी तो उसके लिए सानों से सॉरी, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता। और बहरहाल चलो खैर है, कोई बात नहीं, ये हो जाता है। अच्छा ये था कि हम प्रपोजल की बात कर रहे थे कि यतेबे पे जो प्रपोजल है इन्होंने अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, और जो कि ये एक मेरे ख्याल में इजी प्रपोजल है एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें ये है कि उन्होंने आपको पहले से गाइडलाइंस दी हुई। जिस तरह हम लोग पूछते हैं ना यार प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना, इन्होंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है कि भाई आपने इसको फॉलो करना है। और एक दफा ये हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, उसने अप्लाई किया तो ये जो क्वेश्चन दिए उन्होंने इस क्वेश्चन का जो ऊपर वाले का आंसर था नीचे लिख दिया, नीचे वाले का नीचे, तो इस तरह वो उसका सारा का सारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि देखना है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ और उसका मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। तो इस चीज को थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। और ये है कि इसमें जो उन्होंने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इस 6 क्वेश्चन को एड्रेस करना, टारगेट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक रिसर्च क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जो रिसर्च क्वेश्चन जैसा कि दूसरे अल्फाजों में ये है कि ये हेडिंग है आपकी एक टाइप की, मतलब कि आपने एक प्रपोजल बनाया और आपका एक आइडिया था, आपने उसके मतलब उसका एक हेडिंग देने के आपने क्या करना है इसमें। एक किस्म की डायरेक्शन है कि आपने जो रिसर्च प्रोसेस है उसको के उसकी ये रिसर्च क्वेश्चन जो है रिसर्च प्रोसेस को गाइड कर रहा होता है। तो जो भी हम जब भी कभी टॉपिक होता है या जब कोई चैप्टर होता है किसी भी चीज का, तो उसके ऊपर एक हेडिंग बनी होती है। ये आपने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाना, ये जो एक मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप इसको एंड पे जाके बनाएं, क्योंकि ये 15 वर्ड्स का होता है, 1 से 1.5 लाइन की हेडिंग आपने बनानी होती है। आप एक पहले आइडिया बना लें, अपना पूरा प्रपोजल बना लें, फिर उसके मुताबिक आप एक सूटेबल जो आपको लग रहा हो कि इस पूरे प्रोसेस का ये वाली हेडिंग हो सकती है, तो आप उस हवाले से बनाएं। ठीक है, तो ये रिसर्च क्वेश्चन आप इसको रिसर्च हेडिंग भी कह सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें उन्होंने जो ये वर्डिंग मेंशन की हुई है ना, मैक्सिमम इतना मिनिमम इतना, तो आपने इस चीज का खास ख्याल करना है। मेरे ख्याल में ये था कि मैक्सिमम से ऊपर ये आप यहाँ पे पेस्ट ही नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते। तो मिनिमम तो आप जाएं भी ना, क्योंकि आप 75 से नीचे जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। और ये जो रिसर्च प्रपोजल है, ये मैं आपको बता दूं बैचलर के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मास्टर के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है। लेकिन आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप compete करना चाहते हैं इतनी बड़ी स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आपको ये चीज लाजमी लिखनी होगी। और पीएचडी के लिए तो ये ऐसा समझो फर्ज ही है, अगर स्कॉलरशिप को आपने लेना है तो। अब एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में ये होता है कि आपने अपना जो प्रॉब्लम है या जो इशू है जो जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, उसको यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस करना है। तो इस हवाले से हमने दूसरे ये इस चीज को पीएचडी वाले बेहतर समझते हैं कि उसको जब वो सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो उन्होंने जब वो एक इंट्रो वाला पैरा लिखते हैं, उसमें उन्होंने अपने आप को, अपने आइडिया को या अपने प्रपोजल को उसमें बैकग्राउंड देते हैं और जो एक प्रॉब्लम होता है उसकी सिग्निफिकेंस को वो एड्रेस कर रहे होते, तो ये वो वाली चीज है। अब मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो प्रपोजल था वो था कि प्रोबायोटिक्स के ऊपर। ठीक है, आप इस थोड़ा सा इस चीज को समझें कि आपने एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में क्या लिखना है। ठीक है, मेरा प्रपोजल था प्रोबायोटिक्स के ऊपर कि मैंने प्रोबायोटिक्स की इनकैप्सुलेशन करवानी थी, और इनकैप्सुलेशन एक स्पेसिफिक मेथड के तहत करवानी थी। मतलब इनकैप्सुलेशन के तो डिफरेंट मेथड है, इस बायोलॉजिकल साइंस वाले या जो भी मेडिसिन वाले इस चीज को समझते हैं सारे। तो इनकैप्सुलेशन का डिफरेंट मेथड है, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक मेथड चूज किया था कि मैं उस प्रोबायोटिक्स को इस मेथड के तहत मैं इसकी इनकैप्सुलेशन करूंगा। अब मैंने इस एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में ये लिखा कि भाई वेयर डू आई चूज प्रोबायोटिक्स फॉर रिसर्च। ठीक है, कि मैंने प्रोबायोटिक्स को रिसर्च के लिए क्यों चूज किया। मतलब मेरे जो रिसर्च क्वेश्चन था वो 3 उसके कीवर्ड्स थे, 3। एक था प्रोबायोटिक्स, एक था इनकैप्सुलेशन उसकी करवानी है, और एक था कि वो स्पेसिफिक उसी स्पेसिफिक मेथड के तहत ही करवानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई मैं यहाँ जो इस एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में आपने सारा का सारा जवाब देना वाई, क्यों क्यों आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया। ठीक है, क्यों ये प्रॉब्लम आपका आप इसको एड्रेस करें।
तो मैंने उसमें प्रोबायोटिक्स सबसे पहले उसको लिया कि भाई मैंने इस प्रोबायोटिक्स को क्यों चूज किया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है, कोई वजह है, कोई रीजन है, तो मैंने इसको चूज किया है। तो मैंने उसमें बता दिया कि भाई हम इससे वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं जो ड्रग्स से लेते हैं, लेकिन इन जो ड्रग्स में टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं जिससे प्रॉब्लम्स होते हैं, और टेक टाइम टू अब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, समथिंग इस तरह। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है इससे ये मसला नहीं होता। अब जो मेरा प्रॉब्लम ये था कि एक आजकल कोलन कैंसर जो कि बहुत आम था, पाकिस्तान में भी आम है और टर्की के हवाले से भी, टर्की मेरे ख्याल में टॉप 10 में आता है, और आई पाकिस्तान में भी उसकी जो Yasir, रेट है वो बहुत ज्यादा है। अब मैं I'm sorry उसको to उस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस कर रहा था। I'm सॉरी। sorry to disturb you, बस मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, क्या कोई आपकी साइड से क्लियर है ना? मुझे तो आ रही है, पता नहीं बाकी क्या मसला है। मुझे मुझे तो हमें भी बिल्कुल आ रही आपकी है। आवाज सही आ रही है, और मेरे नहीं ख्याल नहीं, में वॉइस मुझे क्लियर अब है। ओके ओके ओके, गो जिसको अहेड। प्रॉब्लम हो रहा स्पीक है, आई फॉर थिंक उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने माइक को सेट कर ले। मोस्टली के मैसेज आ रहे हैं कि क्लियर आवाज वॉइस है, तो शायद जिसको थोड़ी प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी को प्रॉब्लम होगी। ने आपको या भाई म्यूट कर थोड़ी लिया सी तो फिर स्लो स्लो करना है। हाँ ओके अतल्ला भाई, मेरे ख्याल में आपको काफी इशू पहले भी होते हैं और अभी भी हुए हैं, तो थोड़ा सा ये जो इशू है आप इसको अपनी हद तक रखें। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके जो प्रोबायोटिक्स की बात कर रहा था मैंने, फिर अब जो मेरा टारगेट था वो ये थे, मैंने कोलन कैंसर को टारगेट प्रॉब्लम उसको टारगेट किया हुआ था कि भाई मैं अगर प्रोबायोटिक्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं किस वजह से काम कर रहा हूँ। मैं कोलन कैंसर की वजह से काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो ड्रग्स मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रहे हैं वो प्रोबायोटिक्स से नहीं होंगे। मतलब प्रोबायोटिक्स को मैं इसके अल्टरनेटिव यूज करूंगा ड्रग्स के मुकाबले में। इससे ये होगा कि कोलन कैंसर की जो रेट है वो टर्की में भी जो टर्की का मेन इशू प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस होगा, और पाकिस्तान को भी साथ साथ एड्रेस होगा। अब मैंने, अब तो चलो ये तो हो गया, प्रोबायोटिक्स आपने कर लिया, अब तो उसका आपने इनकैप्सुलेशन क्यों करवानी है? क्योंकि उसमें ये था कि अगर हम इनकैप्सुलेशन नहीं करवाते प्रोबायोटिक्स की तो उसमें ये होता है कि फिर वो एक्सपोज होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ ये बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। मोस्टली मेरे ख्याल में बायोलॉजिकल साइंस वाले हैं तो मोस्टली को समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने फिर बताया कि भाई इनकैप्सुलेशन की क्या मतलब रीजन है कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ इस प्रोबायोटिक के, मैं ताकि इसको एफिशिएंट तरीके से इस पे वर्क कर सकूं। और फिर मैंने बताया कि भाई मैं जो वो एक स्पेसिफिक मेथड है, मैं यहाँ पे शायद वो मैं उसका नाम नहीं ले सकूंगा। तो मैंने बताया कि भाई बाकी जो मेथड है उसमें वो लार्ज स्केल पे नहीं है, उसके वो जो है वो फाइनेंशियल तौर पे कॉस्टली हैं, ये हैं वो हैं। तो मतलब मैंने या इस पूरे पैरे में अपने आप को सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं कि जो मेरा हेडिंग थी मैंने उसकी कीवर्ड्स लिए और उनको वन बाय वन करके तीन पॉइंट्स, मतलब तीन चार पॉइंट्स में उसको वन बाय वन करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये हो जाएगा कि आपने अपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया है कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको इस तरह आप इस पे वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने वही अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपना अपना जो रिसर्च है उसकी बैकग्राउंड, उसकी इंपॉर्टेंस, उस प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस को बताना है कि प्रॉब्लम ये था, इसकी सिग्निफिकेंस ये है और इसका इस तरह इसकी बैकग्राउंड है। अब जो दूसरे नंबर पे था वो रिसर्च मेथड है, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ ये पॉइंट है किसी भी रिसर्च प्रपोजल में। ठीक है, कि आप जो जिस जिस तरीके से आप मेथड यूज करना चाह रहे हैं कि वो इनोवेटिव भी है या नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका होता है रिसर्च मेथड। आपने इसमें वही जो आपने मेथड यूज करना है कि क्या करना है कि मैंने पहले प्रोबायोटिक्स लेने हैं, मैंने उसको इस तरह इनकैप्सुलेशन करवानी है उसकी, उसको इस मेथड के तहत करवानी है, वो सारा आप लिटरेचर रिव्यू से आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि आपने किस तरह करना है। इसी तरह आपने उसको रिसर्च डिजाइन बनाना है, उसको मेथडोलॉजी को आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, और साथ साथ अपने जो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किया है कि उसको आप इस मेथड के तहत किस तरह उसको एड्रेस करेंगे, और अपना यहाँ पे मेथड का जो कलेक्शन मेथड है वो किस तरह है, सैंपल टेक्निक किस तरह यूज कर रहे हैं, और डेटा एनालाइज जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ए टू जी अपना मेथड बताना है, रिसर्च मेथड कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपल। और इसके बाद आपने जो आपका प्राइमरी आंसर होगा टू रिसर्च क्वेश्चन। देखें, अब जब हम एक एक्चुअल रिसर्च करते हैं उसमें तो हमने रिजल्ट लिखने लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप कोई आपने एक्चुअल रिसर्च तो नहीं की हुई, आप तो सिर्फ यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक्सपेक्टेड आउटकम्स लिख सकते हैं कि भाई मैं ये रिसर्च करूंगा। अब मतलब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना ख्याली पुलाव पकाना होता है, ठीक है, कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये मैं इस प्रॉब्लम को, तो इसके ये फायदे होंगे। आपने यहाँ पे फ्यूचर में यूज करना है सारी बात, क्योंकि आप एक्चुअल जब रिसर्च करते हैं तो उसमें तो पास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अपना प्रपोजल हमेशा आपका फ्यूचर में होता है। ये आप माइंड इस बात को भी क्लियर कर लेना, ये ना हो कि आप सारी चीजें पास्ट में लिखते रहे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने सारी की सारी अपनी एक्सपेक्टेड आउटकम्स, वो जो आपने ऊपर प्रॉब्लम को मेंशन किया है कि ये प्रॉब्लम होगा, तो उसको यहाँ पे आपने उसकी जो प्रॉब्लम के समझो उल्टा आपने यहाँ पे लिखना है कि उसके ये फायदे होंगे। जिस तरह मैंने लिखा था कि भाई उससे क्या होगा कि जो मैं इनकैप्सुलेशन पे काम करूंगा उससे ये होगा कि पाकिस्तान की टर्की की सोसाइटी पे एक बड़ा मतलब अच्छा इम्पैक्ट आएगा, उसको इम्प्रूवमेंट होगी, कोलन कैंसर की जो रेट है वो इससे कम होगा। मतलब सारी बातें मैंने A to Z अपना अज्यूम करके यहाँ पे लिखी। ठीक है, यहाँ पे जो आपने आंसर लिखना है वो सारी का सारा आपका रिसर्च का एक्सपेक्टेड आउटकम लिखने हैं सारे। और ये होगा कि अच्छा फिर आपने एंड पे बता देना कि ये जो प्रॉब्लम है इस तरह इसका अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं कि टर्की की भी पाकिस्तान की भी इंडस्ट्री के लिए ये हेल्पफुल होगा, और ये साथ साथ इसका जो प्रॉब्लम है ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अब 5वें नंबर पे था कि इसका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन स्टडी का क्या होगा। अब जो इन्होंने यहाँ की स्टडी बात की वो इस रिसर्च की बात की है। ठीक है, कि आपकी ये जो रिसर्च है ये आपके जाके जो एकेडमिक है जो आपकी अगर आप आगे PhD करेंगे उसमें ये क्या फायदा होगा। तो आप बता सकते हैं कि दिस स्टडी विल हेल्प टुवर्ड्स द पाथवे ऑफ माय एकेडमिक कैरियर। तो इससे ये होगा कि मैं जब इस तरह की रिसर्च में काम करूंगा तो मेरा ये जो है कि हायर एजुकेशन के लिए मुझे एक इंटरेस्ट मिलेगा। उससे ये होगा कि मैं ये जो रिसर्च करूंगा मैंने एक मतलब स्किल प्रोफेशन लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा, उससे मुझे गाइडेंस मिलेगी, एक अच्छी मेंटरशिप मिलेगी। और साथ साथ मुझे जब मैं लैब में काम करूंगा, डिफरेंट कल्चर में काम करूंगा, तो मेरी जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है और वो अच्छी डेवलप होगी। तो इसमें आपने सारी की सारी अपने एक बताना है कि मैं अपने गोल्स जो हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि जब मुझे ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो जब मैं रिसर्च करूंगा तो उसके साथ साथ जो मैंने रिसर्च करना चाह रहा था, मेरे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उससे भी इससे बर्डन कम होंगे। इससे बर्डन कम होंगे ताकि मैं अपनी अगली जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, इसमें आपने टोटल A to Z अपनी एजुकेशन को और रिसर्च को रिलेट करना इन द फ्यूचर। ठीक है, कि मतलब ये मुझे रिसर्च जो फायदा देगी वो मेरी खास तौर ये है कि मेरे अगले लेवल की अगर PhD के लिए करें तो आप कह सकते हैं कि मैं इसके बाद मैं पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मुझे ऑप्शन मिलेगा। मुझे ये होगा कि मैं जब ये रिसर्च कर जाऊंगा तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आके इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसके बाद आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में ये है कि आपने जो बातें ऊपर सारी की हैं ये आपने अपनी तरफ से कोई भी नहीं छोड़ा, आपने कुछ लिटरेचर से भी सीखा है। ये चीजें जो पॉइंट आउट मैंने की हैं, ये प्रॉब्लम्स की हैं, तो ये फलां आर्टिकल्स में है, ये फलां आर्टिकल्स में, ये आपको चीजें सारी पढ़नी पड़ेंगी। तो उससे ये होगा कि आपने कनेक्शन बनाना है अपने स्टडी का और जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका आपने कनेक्शन बनाना है कि लिटरेचर रिव्यू को तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लोग समझते हैं इस चीज को। तो इस हवाले से आपका ये जो प्रपोजल है इसकी ये गाइडलाइंस थी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो इंशाल्लाह पूछ सकता है। अच्छा, जी, अस्सलाम सवाल वालेकुम। तो मैं करूंगा पहले। देखिए सब, बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का ये मसला है, होता है। मैं अ, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो इनका जो वर्ड्स लिमिट यहाँ पे दिया गया है, जैसे 15 वर्ड्स, 300 वर्ड्स। तो आईआर वर्ड्स की जो लिमिट होती है इसका ख्याल मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इसमें हम फ्यूचर जैसे प्रपोजल में हम करते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट पाकिस्तान में बैचलर, मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि वहाँ पे रिसर्च नाम की चीज़ को बहुत कम ही टच किया जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट के पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि एक प्रपोजल किस तरह लिखा जाता है। ये अमूमन ऑटोमेटिकली जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। अब चैट जीपीटी के ऊपर अगर ये जाएंगे और लिटरेचर रिव्यू ये सारी चीजें, तो ये होगी कि आपको करंट सिनारियो देखना होता है। तो इसके लिए मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स को किस तरह आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, लिटरेचर रिव्यू इन लोगों को कहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा जिसके ऊपर ये उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपनी तरफ से प्रॉब्लम इज्यूम करेंगे। तो अगर इसमें कोई आइडिया दे दे तो बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जो पहला आपने पूछा कि वर्ड सिनेमन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इस चीज की इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने अगर 300 वर्ड्स लिखा हुआ है तो आप इससे ऊपर लिख ही नहीं सकते। जो उनका सिस्टम है वो आपको आपने अगर पेस्ट किए हैं मतलब आप एक MS वर्ड के ऊपर आप इस चीज को सारा आपने सेट किया, आपने आखिरी 2 दिन 3 में जाके यहाँ से कॉपी किया वहां पे पेस्ट किया, जैसे ही पेस्ट करेंगे अगर आप 500 वर्ड्स पेस्ट करेंगे जो पहले 300 वर्ड्स हैं वो पेस्ट होंगे, अगले 200 वर्ड्स पेस्ट ही नहीं होंगे। तो ये होगा कि आप मतलब ये तो
क्लियर बात है कि आप 300 वर्ड से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपने उसके अंदर ही रहना है। हाँ, 250 270 80 इट्स इनफ। ठीक है, आप मैक्सिमम जहाँ जाए तो 290 तक जाएं, उससे ऊपर ना जाएं। उससे ऊपर 300 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, और ये लाजमी है कि आप इतना तो कम से कम लिखें ना। अगर लिटरेचर रिव्यू भी लिख रहे हैं, अगर आपने 3 से 4 रेफरेंस भी दिए हैं तो आपके 100 से 150 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें वो इतना बड़ा बड़ा रेफरेंस होता है, कम से कम आपको 10 से 15 रेफरेंस लाजमी देने चाहिए, कम से कम 10 से 15 रेफरेंस। अच्छा, वो ना यहाँ पे रेफरेंस का उन्होंने यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे नहीं दी। वो जो एक एंड पे इसके एक पोर्शन होता है कि आप कुछ और लिखना चाहते हैं अपने बारे में, तो वहां पे आप रेफरेंस लाजमी देना। जो रेफरेंस के मतलब सीधे सीधे ना उनको जाके वहां पे कॉपी पेस्ट लाजमी करना, ये सबके लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो शायद क्वेश्चन नहीं दिया। तो दूसरी बात ये कि अब देखें, जो आप कह रहे हैं कि टॉपिक, किसी टॉपिक को कैसे हम चूज करें, उसके प्रॉब्लम को कैसे हम एनालाइज करें, उसके गैप को हम कैसे देखें, तो वो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी अगर इसी को देखें, बैचलर में इतना तो हो जाता है कि भाई गूगल स्कॉलर पे कैसे पेपर को रिसर्च करते हैं, सीधा सीधा गूगल स्कॉलर पे जाए या स्कोपस पे जाए, उधर जाके जिस फील्ड में भी आप, मैं फूड साइंस का हूँ तो मैंने क्या लिखता था कि फूड सेफ्टी, फूड इंजीनियरिंग, फूड, आप सिंपल एक कीवर्ड्स अपनी फील्ड का लिखें तो आपको पेपर मिलेंगे। जो पेपर मिलेंगे आप रिसर्च पेपर ना पढ़ें, आप सीधे सीधे रिव्यू पेपर पढ़ें। रिव्यू पेपर में ये होता है कि ऑथर ने एंड पे अपनी एक सजेशन दी होती है, उसमें उसने क्लियर मेंशन किया होता है कि इस फील्ड में इस पॉइंट पे काम करने की जरूरत है, इस पे काम नहीं किया गया, आइंदा 10-12 सालों में इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो वो जो पॉइंट है आप उस पॉइंट को ले लें। किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, किसी भी चीज का गैप देखने के लिए सबसे मेथड ये है कि आप रिव्यू पेपर के एंड पे जो सजेशन दी होती है ऑथर ने अपनी तरफ से, उस चीज को आप देखें। तो आप मेरे 5 से 10 आर्टिकल्स भी, रिव्यू आर्टिकल अच्छी तरह इसको देख लें, तो आपको एक ऐसा टॉपिक, बड़ा इनोवेटिव टॉपिक मिल जाएगा जिसपे काम करने की जरूरत हो।